कल मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन ब्रेकर ने जो अचानक से आके रोमन रेंस को स्पीयर लगाया था ना, उसका एक डिफरेंट एंगल भी आया है। और यहाँ पे देखो क्या परफेक्शन से, कितना बढ़िया ना कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए कि ऐसा अच्छा सा मूव परफॉर्म किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो भाई, पहले ऐसे रीबाउंड में आते हैं ब्रॉन ब्रेकर, और डब्ल्यूडब्ल्यू की कैमराज में अगर आप देखोगे तो ये चीज तो हमने वैसे उन्होंने दिखाई नहीं थी, तो ऑब्वियसली हमारी वो चेहरे के सामने भी नहीं पड़ी। लेकिन देख रहे हो जैसे रोमन रेंस ने अपना वो मेजर करने के लिए वो रेडी होते हैं, ऊ आ जो वो कोने में करते हैं, और उसके बाद उसी पॉइंट पे ब्रॉन ब्रेकर ने आके वो स्पीयर लगाया। और वैसे भी ब्रॉन ब्रेकर की जो स्पीड है वो है इतनी तगड़ी कि वो बहुत चुटकियों में जो टाइम है ना उसको मैनेज कर लेते हैं। और इसी के साथ वेलकम है आपका बहुत टाइम के बाद वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और, वैसे आज वॉइस ऑफ रेसलिंग नहीं, ये रोर ऑफ रेसलिंग है, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। पिछले ऑलमोस्ट 3-4 दिनों से बहुत सारी चीजें मैंने रोक के रखी थी, तो हो सकता है आज की वीडियो लंबी हो जाए और थोड़ी एडिटिंग में इसमें शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है भाई। देखो तो आपको क्या ज्यादा बातें पता चलनी चाहिए या फिर आप भी ज्यादा एडिटिंग के चक्कर में रहोगे, तो थोड़ा सा आज उस चीज को झेल लेना। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन से। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा अजीब हुआ है कि मैं रात में ही इसको मैंने सुन लिया था। ये जो सारी चीजें हुई, मैंने आपको बताया था पैट मैकेफी के शो पर आने वाले हैं रॉक। कुछ मतलब मेरे पास अभी जब मैं आपको सारी चीजें एक पूरा ही मैं इसका स्टैम्प डाल दूंगा उसके एंड तक, मतलब ये पूरा ही चलने वाला है, तो अलग अलग मैं सेक्शंस में डिवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि फिर तो वो और ज्यादा लंबा टास्क हो जाएगा, फिर वीडियो होने में थोड़ा सा और लेट हो जाएगी। तो पैट मैकेफी के शो पर आते हैं रॉक, ठीक है। और हम कहाँ कह रहे थे बंदे के पास रेसल मीने के लिए टाइम नहीं है, भाई इसके पास पैट मैकेफी वाले शो के लिए भी टाइम नहीं है। मैंने तो जमानों पहले ही धोखेबाज दगाबाज नाम ऐसे ही नहीं दे दिया था रॉक को, जब सारे लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे थे रॉक को। मैंने बोल दिया था भाई ये बंदा ऐसा ही है। और देखो एग्जैक्टली कितनी सही वो बात हुई है जो मैंने आपको बोला था कि रॉक ऐसा बंदा है या डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी चीजें करती है कि जब उनको लगता है कि रॉक को यूटिलाइज कर सकते हैं बिना आगे स्टोरी का सोचे, एग्जैक्टली वही इन्होंने किया। अब तक जब हम जो भी हम सोच रहे थे इस पूरी रेसलमेनिया की स्टोरी के अराउंड, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। सबसे पहले तो पैट मैकेफी के शो पर रॉक आए थे, लेकिन वीडियो कॉल के थ्रू। तो ऐसे रॉक कोई इतने ज्यादा टाइम निकाल के पैट मैकेफी के शो के लिए इतना अवेलेबल नहीं होने वाले थे। तो वो मुझे सबसे पहले बहुत फनी चीज लगी, जैसे मैंने वो फ्रेम देखा कि बंदा अपने घर से अपने टेबल पर ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ है, वो चीज बहुत ही ज्यादा फनी लगी। और उसके बाद फनी चीजों की तो अभी ये सिर्फ शुरुआत ही होती है। रॉक ने क्या क्या बातें बोली है यहाँ पे। सबसे पहले तो जब पैट मैकेफी रॉक का ये इंटरव्यू शुरू करते हैं ना, तो पैट मैकेफी को देख के खुद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो बंदा पूरी स्टोरी लाइन कैरेक्टर के हिसाब से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि वो बंदा खुद भी डब्ल्यूडब्ल्यू में भी एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, वो पास्ट में भी रह चुका है, तो उसको पता है ना कि कैसे तुम चीजों को प्रेजेंट कर सकते हो बिना अपना कैरेक्टर तोड़े। लेकिन रॉक को फर्क ही नहीं पड़ा, रॉक वही है अपना फाइनल बॉस, एक चुटकी बजा के मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन जाता है, तो वही वाला रॉक यहाँ पे आया था। और इसके बाद अब सवाल शुरू होते हैं। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बात थी, लेकिन कुछ फनी चीजें और कैसे हम लोग बहुत ज्यादा पप्पू हैं रॉक के सामने, वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है कि रॉक ने ये चीज कंफर्म करी कि उनको सारे मैचेस के रिजल्ट पता थे जो भी रेसलमेनिया में होने वाला है। अब पता नहीं ये बात बताने की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो ये कहते हैं कि हर एक फैन की तरह जो कि उस रेसलमेनिया की अटेंडेंस में नहीं था, मैं भी पूरी रेसलमेनिया घर से बैठ के देख रहा था। तो लोग तो इससे बहुत पिस ऑफ हो गए, भाई अगर ऐसा था तो आप रेसलमेनिया में क्यों नहीं आ गए। लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं रॉक की अगर मैं रेसलमेनिया में होता, एक्सप्लेन तो उन्होंने क्या किया, एक्सक्यूज बनाया। वो पहले तो ये बोलते हैं कि रेसलमेनिया में ना आना वो ज्यादा ओवर स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आगे की अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर उन सारी स्टोरी का क्या कि रॉक इसके साथ इन्वॉल्व था, वो सोल बेची थी, उसको एक्सप्लेन करते रहो। तो सबसे पहले चीज के ऊपर वो आते हैं, पूरी उन्होंने ना टाइमलाइन ही बता दी। और जहां आज के टाइम में लोग परेशान होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू का केफेब क्यों नहीं है, तुम कैरेक्टर्स क्यों इतने ब्रेक कर रहे हो, ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ा दी रॉक ने पूरे इस पैट मैकेफी वाले शो के ऊपर। उन्होंने लिटरली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। वो केफेब छोड़ो, डब्ल्यूडब्ल्यू के तक पत्ते उन्होंने सारे खोल दिए। एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर वो आते हैं, कहते हैं मुझे आर इमैनुअल का कॉल आता है जो कि टीकेओ के पूरे बॉस हैं। तो वो कहते हैं कि यार हमारी ना टिकट्स नहीं बिक रही एलिमिनेशन चेंबर की, तो कुछ सेटिंग हो सकती है क्या, फाइनल बॉस आ सकता है। तो रॉक ने सोचा कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने उसको फिगर आउट करने के लिए सोचा कि अगर मेरे को लाने की जरूरत पड़ रही है, कनाडा में शो है, तो ठीक है चलो आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं अपना आइडिया लेके गया कि मैं चाहता हूं कि एक सोल वाली स्टोरी लाइन हो, जहां पे कोडी रोड्स अपनी जो सोल है उसको सेल कर दे। और अगर सब कुछ रॉक के अकॉर्डिंग होता ना, तो भाई जॉन सीना का हील टर्न नहीं होने वाला था। ये जो हील टर्न था वो कोडी रोड्स के लिए प्लान किया गया था। लेकिन जब ये आइडिया उन्होंने जाके पिच किया
और अगेन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई डर्ट शीट्स की तरफ से कोई रूमर्स ऐसे नहीं बता रहा, ये एग्जैक्टली रॉक के मुंह से निकली हुई बातें हैं। वो कहते हैं कि हमने आइडिया पिच किया, और आइडिया पिच किया तो थोड़े थोड़े उन्होंने एडजस्टमेंट किया, और फिर एंड में कंक्लूजन ये निकला कि नहीं, स्टोरी लाइन ये नहीं होगी, स्टोरी लाइन सोल बेचने वाली तो होगी, लेकिन इसमें हम करेंगे जॉन सीना का हील टर्न। ये बातें खुल मतलब पता है ऐसा कब होता था, जैसे एक WWE 24 नाम की डॉक्यूमेंट्री आती थी, तब उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जब WWE नेटवर्क के ऊपर इनका बहुत फोकस था, पीकॉक वाली चीज से पहले का। तो वहां पे क्या था, हमको 5-5, 10-10, 20-20 साल बाद जाके चीजें पता चलती थी, और फिर जब वो डॉक्यूमेंट होती थी ना, उसकी अलग ही फील थी भाई। अब तो 2 महीने पुराने वाली चीज ऐसे बाहर आ रही है कि जैसे कि मतलब चलो ठीक है, इस बात को मानते कि मैं भी इस वाले झंडे को लेकर ना बहुत सपोर्ट नहीं करता कि WWE का केफेब है, कैरेक्टर में रहना चाहिए, कोई कर रहा है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम में वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, वहीं पे वो वीडियो फोटो निकाल के तुम्हें इंटरनेट पर डाल के तुम्हारी ऐसी की तैसी कर सकता है। फिर WWE को सारे एफर्ट वैसे ही वेस्ट होते हैं, तो फिर क्यों ना तुम केफेब को ब्रेक करके कुछ ऐसा करो जिसको तुम खुद मॉनेटरी बेनिफिट के लिए या फिर ज्यादा और अटेंशन के लिए करो, तो वो चीज सही है। लेकिन रॉक ये कहते हैं कि मैंने आइडिया दिया, फिर आइडिया कुछ ऐसे बदला कि हमने प्लान कर लिया कि जॉन सीना का हील टर्न होगा। जॉन सीना से पूछा तो जॉन सीना ने बोला चलो ठीक है मैं भी कर लेता हूं। तो इस तरीके से सब कुछ प्लान हुआ था। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतना कैजुअली सब कुछ हो जाता है, होता तो सब कुछ ऐसे ही है, बस इस बार ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद रॉक का ये भी मतलब अभी से उन्होंने स्पॉइलर भी दे दिया, कहते हैं कि डाउन द लाइन जाके जितना स्मार्ट बंदा है कोडी रोड्स, हील टर्न तो उसका होने वाला है। तो ये चीज भी उन्होंने क्लियर कर दी। आज मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है भाई खड़े होकर इतनी देर बोलने में, तो उसके लिए यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बस चेक कर लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बस वीडियो देख के चले जाते हैं, तो वो कर देना। साथ में लाइक भी कर दिया तो थोड़ी और मजे की बात हो जाएगी। इवन आगे के लिए भी अभी भी रॉक ने हमको लटका के रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम में से किसी को रॉक के ऊपर लटकने की जरूरत नहीं है, वरना फिर डिसअपॉइंटमेंट वैसी होती है जैसे कि हमको रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 के मेन इवेंट से था। वहां पे तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुमने गलत एक्सपेक्टेशन रख ली थी। अभी आगे चलते हैं, फिर रॉक ने आगे क्या बोला। इसके बाद रॉक से पूछा कि अच्छा तुमको जो है रॉक लोग चाह रहे थे कि तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हो, तुम नहीं आए। तो कहते हैं कि मैं चाह रहा था ना कि जो सारा फोकस है वो जॉन सीना के ऊपर रहा है, उसका हील टर्न है, उसका 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप की विक्ट्री होगी, तो क्यों ना सिर्फ उसको वहीं तक ही रखा जाए। अगर मैं वहां पे आ जाऊंगा तो फिर मामला ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या कि बस टरका दिया। कहते हैं कि क्योंकि सारी स्पॉटलाइट जॉन सीना के ऊपर चाहिए थी, मेरा वहां पे ऐसा कोई रोल नहीं था, इस वजह से जॉन सीना के साथ मैं वहां पे था नहीं। तो मतलब कि एक्सप्लेनेशन सिंपल है, एलिमिनेशन चेंबर सिर्फ इसीलिए रॉक की अपीयरेंस के लिए हुआ था क्योंकि उनकी टिकट्स नहीं बिक रही थी, और फिर उनको लगा कि कोई अब मैं रॉक आ रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो फिर उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न करवा दिया। यानी कि अब इस बात को कोई कनेक्शन मत रखो कि जॉन सीना ने कुछ रॉक के लिए किया है, वो तो जस्ट उनको कुछ ना कुछ घुसम घुस्सू करके बनाना था, तो उन्होंने वो बना दिया, और फिर रेसलमेनिया के लिए हम लोगों ने गलत एक्सपेक्टेशन लगा दी। फिर आगे वो कहते हैं कि ट्रेविस स्कॉट को जो आना था वो मुझे पता नहीं था, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मेरे को भी लगा कि जब लोग ट्रेविस स्कॉट को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि क्या रॉक भी आएगा, लेकिन मेरा आना वहां पे ऐसा प्लान नहीं था। रॉक ने वो चीज क्लियर कर दी, और थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान भी बांटते हैं रॉक। रॉक कहते हैं कि हाँ जो भी हुआ चलो ठीक है, बट मैं इसको थोड़े अपने अलग तरीके से करता। कहते हैं हाँ रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 सब बढ़िया था, सबकी तारीफें भी कर दी, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अगर मैं होता ना तो मैं कुछ चीजों को अलग तरीके से करता। अब वो अलग चीज क्या थी उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन छाती चौड़ी करके अपना पूरा ईगो दिखा के रॉक ने ये भी बोला कि मैंने क्लियर कर दिया था एलिमिनेशन चेंबर के बाद बात करके कोडी रोड्स एंड जॉन सीना से कि भैया मेरा काम हो लिया, फाइनल बॉस ने अपना काम कर लिया है, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है रेसलमेनिया के इस मैच को हाइप करने की, इसको बिल्ड करने की, तुम लोग अपना काम करो। फाइनल बॉस ने अपना जो सारा काम है उसको कर दिया है फिनिश। तो एलिमिनेशन चेंबर के बाद वैसे भी रॉक का आने का कोई प्लान था नहीं, और इसी वजह से हम लोग भी स्टोरी लाइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि यार रॉक की तो स्टोरी ये है, तो फिर अब जॉन सीना इतना ज्यादा रॉक के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया जो कल का एपिसोड था उसमें जॉन सीना बढ़िया क्यों लगा, इसी वजह से क्योंकि अब उसकी एक स्टोरी लाइन है जो कि एज 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वो आगे लेके जा रहा है। अभी रॉक यहाँ पे रुकते नहीं है, इसके बाद उन्होंने कुछ और बोला जो मैं कह रहा हूँ लटका के वो रख रहे हैं। कहते हैं कि अभी तो हम सोल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, अभी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जॉन सीना कैसे प्रोफेशनल रेसलिंग को खराब रुइन करने वाले हैं वो स्टोरी है। सोल के ऊपर तो हम लोग बाद में भी आ जाएंगे, क्योंकि एक बंदा है जो कि बोल रहा है कि उसकी जो सोल है वो रेडी है सेल के लिए। यहाँ पे वो बिल्कुल सेथ रॉलिंस के बारे में ही बात कर रहे थे। तो मतलब अभी भी बंदे ने अपने आप को पूरी स्टोरी से अलग करके ये फैंस को होप देना नहीं छोड़ा है कि मैं अभी भी दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग में आ सकता हूँ, WWE में आ सकता हूँ। और एक मजे की बात आपको मैं और बता देता हूँ रोमन रेंस और रॉक के मैच के बारे। चलो उससे पहले एक दो चीज आपको पहले और बताया था, यानी कि ये जो बैड ब्लड में फ्लेक्स मार रहे थे वो 1 2 3 अपना करके ना, फिर जो ऐसे करके इन्होंने कर दिया था, फिर एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो इन्होंने फ्लेक्स किया था कि देखो हम लॉन्ग गेमर हैं,
हम लंबा सोचते हैं, अबे लंबा लंबा तुमने कुछ नहीं सोचा था, तुम्हारी टिकट्स नहीं बिक रही थी, इस वजह से तुम आ गए। और फनी तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ बोस्ट करती है अपने नंबर्स की, हमने इतने टिकट्स बेच दिए हैं। चलो फैंस के साथ अन्याय करना तो छोड़ो, इन्होंने तो अपने जिसमें ये स्टेक होल्डर है, जिसमें ये मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उनको नहीं छोड़ रहा। अब सोचो आरी मैनुअल वहां से बैठ के सोच रहा होगा कि यार मैंने इस बंदे को बुलाया, इसने तो आके पूरे इंटरव्यू में मुझे ही एक्सपोज कर दिया। पता नहीं रॉक सही थे या फिर नहीं, मतलब सही मेंटल स्टेट में थे या नहीं, या उन्होंने थोड़े थोड़े अपनी जो ड्रिंक होंगी, कौन सी टेरमाना ड्रिंक है, वो उन्होंने लगा के रखी हुई थी। मैं तो सिर्फ इसको इतना मान सकता हूँ कि यार देखो ऐसा भी हो सकता है कि जब बंदे की उम्र बढ़ती है ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को तो ये पिस ऑफ करने से ज्यादा आई थिंक इस पॉइंट पे फनी लग रहा है जो भी रॉक ने आके इस इंटरव्यू के अंदर बोला है। तो वो छाती चौड़ी करके जो एलिमिनेशन चेंबर के बाद उन्होंने फ्लेक्स मारा था कि भैया रुको, थोड़ा 20 कदम तुमसे रॉक हमेशा आगे रहता है। एनएक्सटी में मैंने बोला था वो इसीलिए आए थे क्योंकि अवेलेबल थे, ऐसा कुछ नहीं था कि उसके पीछे वो कोई स्टोरी गढ़ने वाले हैं। और अब बात आती है रोमन रेंस और रॉक के मैच के ऊपर। मुझे फिर से बताते हुए हंसी आ रही है कि रॉक ने इस इंटरव्यू में ये भी बता दिया कि अगले साल की शुरुआत में वो एक नई मूवी के लिए ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, उसकी वो शूटिंग करना शुरू कर देंगे। और ये वो टाइम होता है जब दोबारा से रोड टू रेसलमेनिया वाला जो सीजन है वो किक ऑफ करता है। तो अब इसके बाद मैं और ज्यादा क्या बोलूं रोमन रेंस और रॉक के मैच के ऊपर, वो आई थिंक आप लोग ज्यादा जानने के लिए समझदार हो। अब इस पॉइंट पे हमको करना क्या चाहिए भाई, देखो सिंपल सी बात है, रॉक ने आके हमारे साथ नहीं पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही खेला खेल दिया है। और हमारे अंदर का जो फैन है आई थिंक वो हमेशा ही डिमांड करेगा कि भैया रॉक तुम आओ, क्योंकि जब वो बंदा आता है उसकी प्रेजेंस डिफरेंट फील होती है जब वो फाइनल बॉस बन के आता है। लेकिन फिर अगेन क्या रोमन रेंस और रॉक के मैच की एक्सपेक्टेशन रखना इस टाइम पे सही में कोई एक कहते हैं ना रियलिटी में जीने वाली बात है, तो यार फिर क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। बाकी मैं तो बोलूंगा यार अब क्या ही इतना ज्यादा माथा सिर पीटना इसके बारे में। हमारे अभी इंडिया में सिचुएशन वैसे भी आपको पता है कैसी चल रही है, तो एटलीस्ट ये वो वर्ल्ड है जो कि हमको रियल वर्ल्ड से अलग रख के थोड़ी मेंटल पीस देती है, वरना रियल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है यार मैं देखो ज्यादा बोलता नहीं हूँ चीजों के बारे में, बट क्या चल रहा है पता नहीं। होपफुली हमारी गवर्नमेंट कुछ करे इस बारे में, बट ऐसा सब देखना इंटरनेट के ऊपर और जिन लोगों के साथ वो हो रहा होता है वो काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैं ज्यादा क्या यार बात करूँ इस बारे में, कुछ ज्यादा चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं, ये काफी ऊपर लेवल की बातें हो जाती है। बट फिर भी हमको ये सोचना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे काम करें, लोगों को अच्छा सोचे। आई थिंक उसी तरीके से हम इस वर्ल्ड को जो है बेटर बना सकते हैं। और मैं ज्यादा इसके बारे में बात करके वीडियो की जो टोन है उसको भी नहीं खराब करना चाहता, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर अब आ जाते हैं जो कि है रैंडी ओर्टन। तो रैंडी ओर्टन का जो हेनरी के साथ मैच हुआ रेसलमेनिया में, और बहुत सारे लोगों को जो हेनरी के आने से प्रॉब्लम हुई है उसमें से एक नाम कैरन क्रॉस है। बहुत प्रॉब्लम तो नहीं भाई, कैरन क्रॉस ने एक ऐसा प्रोमो कट कर दिया है ना, इसको जब मैंने देखा ना मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कैरन क्रॉस का प्रोमो डब्ल्यूडब्ल्यूई से किसी भी तरीके से अप्रूव हो सकता है। भाई लिटरली बंदा यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट बोल रहा है कि ये लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो हेनरी के अगेंस्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट कहते हैं मुझे इतना इग्नोर किया गया। और ये जो प्रोमो की डिलीवरी थी ना कैरन क्रॉस की, अगर आप इसे जाके देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बंदे के अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। होपफुली ये एंगल किसी तरफ तो लीड करने वाला है, क्योंकि हमेशा कैरन क्रॉस को देख के ऐसा लगता है कि शायद बंदा कुछ करेगा, बट फिर बाद में जाके उनके साथ वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो हेनरी पिक कैसे हुए इस वाले मैच के लिए, तो फिर इसके लिए रैंडी ओर्टन खुद ज्यादा इंप्रेस थे, क्योंकि जो हेनरी से तो उनको लगा कि चलो भाई ये बंदा मेरे साथ अगर मैच कर लेगा और मेरे पास वैसे भी कोई मैच तो है नहीं, तो एक बेटर चीज होगी। तो यानी रैंडी ओर्टन ने खुद इसको पिक किया था। एक वीडियो पे भी ना बहुत सर्कुलेट हो रही है ट्विटर पे, जहां पे जब रैंडी ओर्टन को भी रेसलमेनिया के टिकट के प्राइसेस जो है उसके बारे में पता चलता है ना, रैंडी ओर्टन खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया कि इतनी ज्यादा रेसलमेनिया की जो टिकट्स हैं उसके प्राइस हो रहे हैं। एक बहुत फनी मैंने कंपैरिजन भी देखा था, रेसलमेनिया के नाइट 1 को भी सोल्ड आउट बोला गया, नाइट 2 को भी सोल्ड आउट बोला गया, और दोनों की अटेंडेंस में 2000 का फर्क था। तो लोग इसके लिए भी ट्रोल कर रहे हैं कि अब तक तो तुम नंबर से बढ़ा के बताते थे, अब तो तुम खुद ही अपनी एक रेसलमेनिया की नाइट को दूसरे से कंपेयर करते हुए बोल रहे हो दोनों ही सोल्ड आउट है और दोनों के अटेंडेंस के नंबर भी कुछ अलग है। फिर लोग बोल रहे हैं भाई वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रू भी होता है, ऐसे भी होता है, वो जो भी है सारी बात है। बट ये फन मस्ती मजाक जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रोल करना स्पेशली फैंस का, वो वैसे ही चलता रहता है। अब गुंथर के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो देखो उनका एक नया चैप्टर खुलने वाला है। अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करके सिंपली न्यू चैप्टर लिख दिया है। और यार थोड़ा सा हमको आई थिंक गुंथर के लिए भी फील करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुंथर को देखोगे तो भाई ये बंदे के पास पूरे साल भर चैंपियनशिप रहती है, लेकिन सिर्फ रेसलमेनिया में आके बंदा अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। दोनों तरीके से देख सकते हो कि पूरे साल बंदा मौज काटता है, बट फिर अगेन वो भी देख सकते हो कि यार रेसलमेनिया ही तो वो जगह होती है जहां पर हर कोई बंदा शाइन करना चाहता है, वो गुंथर को मौका मिलता नहीं है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश कर लिया है गुंथर ने अपने आप को। होपफुली यहाँ से उनकी भी जो सक्सेस है वो ऊपर ही ऊपर चलती हुई चली जाए, क्योंकि भरोसा तो देखो ट्रिपल एच गुंथर के ऊपर पूरा रखते हैं। जॉन सीना के बारे में आपको पता ही है कि उनके सिर के गंजेपन के लिए उनको कितना ज्यादा ट्रोल किया गया था। तो पैट मैकेफी के शो पर आकर उन्होंने बोल दिया कि मैं इडियट्स को सुनता हूं, इस वजह से मैंने अपना
हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है और इसी वजह से आपने जॉन सीना को देखा होगा कि अब उनका पीछे वो जो ऐसे स्पॉट था वो छुप गया है। इवन इस फोटो में भी आप देख सकते हो जो कि ट्रिपल एस ने पोस्ट की हुई है। आई थिंक पीछे का पार्ट ही अपना जो पीछे सर का जो गंजापन है वो नहीं है, उसी को वो फ्लेक्स कर रहे। देखो भाई अब मैंने जो अपने बाल वाले वो बिल्कुल सही करवा लिया। और पैट मैकेफी के शो पर जॉन सीना भी आए थे, अनलाइक रॉक वो पूरे शो पर प्रेजेंट थे और कुछ उन्होंने फिर से तीखी बातें बोल दी हैं। कहते हैं सबसे पहले एक तो पहले फोटो दिखाया था मैं आपको, ये इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट की है और इस फोटो से आप क्या समझ सकते हो, इस फोटो से आप समझ सकते हो रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर जो उन्होंने किया था। बाकी पैट मैकेफी के शो पर आकर एक बार फिर से जॉन सीना ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत मुझे दिसंबर के बाद रेसल नहीं करवा सकती, डब्ल्यूडब्ल्यू में लेके नहीं, मतलब ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू में अपीयरेंस कर सकते हैं लेकिन उनका इन रिंग करियर खत्म होने वाला है। कोई बहुत बड़ा चेक नहीं उनके काम आ सकता। जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं वो कहते हैं कि वो उसके ऊपर डिलीवर करेंगे ही करेंगे। अब क्या हम इसको सच मान सकते हैं? देखो अब बंदा हील कैरेक्टर में बोल रहा था, क्या पता तब जाके बोले कि मैंने तुम लोगों को फिर से उल्लू बना दिया। और इस वाली स्टोरी लाइन की वो बात करते हैं जो वो कहते हैं ना प्रोफेशनल रेसलिंग को रूइन करने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई एग्जैक्टली जॉन सीना ये कहना चाह रहे हैं कि हर कोई बंदा किसी को आगे रिप्लेस कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोफेशनल रेसलिंग को मैं पूरा ऐसे तबाह कर दूं कि जब 2026 लगे तो इनको फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़े। और सोचो तुम क्या एक ये आइडिया आया कहां से? अब जब जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है ना कि जॉन सीना का कैरेक्टर क्या है, सोचो कैरेक्टर ही बंदे का ये है कि मैं तुम्हारे इतना अगेंस्ट हूं कि तुम्हारी फेवरेट चीज ही मैं तुमसे छीन लूंगा पूरी तरीके से, मैं पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग को तबाह कर दूंगा। तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर के अंदर हमको उतने मजे नहीं आने वाले जो उनके एक्शंस होंगे, लेकिन अपने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जॉन सीना अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे सब कुछ बर्बाद करने का। और सोचो जो उनके ऑपोजिट में बंदा होगा वो कितना फैन फेवरेट बन जाएगा। वैसे तो जितने भी नाम होने वाले हैं आई थिंक जॉन सीना के अगेंस्ट में सारे बड़े ही होने वाले हैं, क्योंकि इस फेयरवेल टूर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू लुच्चू पुच्चू सुपरस्टार्स को तो डालेगी नहीं, क्योंकि फिर वो चाहेंगे कि बड़े से बड़े मैचेस बनाए जा सके। अगर लिमिटेड टाइम के लिए ही जॉन सीना आए हैं तो फिर बस उन्हीं सारी चीजों को आप अनफोल्ड होते हुए देखो। जॉन सीना ने खुद बोल दिया क्योंकि 27 से 28 ही अपीयरेंस होने वाले, तो बस जब तक चल रहा है मजा इसका ले लो, वरना फिर उसके बाद तो जॉन सीना का जो इन रिंग करियर है उनके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। डब्ल्यूडब्ल्यू की नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नई डॉक्यूमेंट्री आ रही है और ये डॉक्यूमेंट्री अगेन उन लोगों को पसंद नहीं आने वाली जो कि कैरेक्टर्स को ब्रेक होते हुए देखना पसंद नहीं करते। लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी अनरियल नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाल रही है। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो यही बताने वाले हैं, जैसा रॉक ने अभी बता दिया ना हमको ऐसा हुआ था वैसे हुआ था, बिहाइंड द सीन किसी एक शो को टीवी पर लेके आने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं, कैसे क्रिएटिव चीजें होती है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिखेगा। और वहां पे ना एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्लान्स भी लिखे हुए थे और वो लीक हो गए या फिर वो सामने निकल के आ गए कि ओरिजिनल डब्ल्यूडब्ल्यू क्या क्या प्लान्स करके बैठी हुई थी रेसलमेनिया के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर वाली चीज तो दिखेगी नहीं साफ से, लेकिन फिर लोगों ने इसको ना ऐसे थोड़ा रिफाइन करके कि पढ़ पुढ़ के अच्छे से लिख दिया। और यहाँ पे पूरे मैचेस देखो क्या क्या एडवर्टाइज थे। बैड बनी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो जैसा मैच भी था। गुंतर को ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ भी पॉसिबली डाल सकते थे। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये मतलब इन्होंने मल्टीपल आप देख सकते हो अलग अलग एंगल्स बनाए हुए थे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। रे मिस्टीरियो वर्सेस चैट गेबल, इवेंचुअली वो मैच कुछ अलग ही बन गया। और वाइट सिक्स और जजमेंट डे का भी जो हमने सुना था, तो ये मैच प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यू के दिमाग में बहुत पहले से, लेकिन फिर प्लान से चेंज करते रहते हैं। तो इस अनरियल डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत सारी अनरियल हमको चीजें दिखेंगी। आई थिंक वो बिजनेस की साइड हमको दिखने वाली है जो कि पहले शायद हमने कभी इस तरीके से देखी नहीं होगी। और डब्ल्यूडब्ल्यू की डॉक्यूमेंट्रीज मुझे इसीलिए पसंद आती हैं क्योंकि वहां पे हमको कुछ अंदर की बातें जानने को मिल जाती है। बट अब आई थिंक ये इतना अंदर हो रहा है कि आप ऐसा फील करोगे कि जैसे कि अब आप डब्ल्यूडब्ल्यू में ही जाके घुस चुके हो। तो कह सकते हैं कि लार्जर देन लाइफ वाली जो फीलिंग होती है ना, शायद वो धीरे धीरे जाके ऐसे डाइल्यूट सी हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही अभी ओपन हो गया। बट जो भी है कंटेंट काफी सारा आने वाला है, तो बस उसके लिए आप खुश हो सकते हो। ब्लड लाइन के बारे में तो भाई अभी आपको पता है सीन क्या चल रहा है। पूरी ब्लड लाइन तितर बितर टूट फूट चुकी है। जो टोंगा लो है वो पहले से गायब हो चुके थे अपनी इंजरी की वजह से, और सेम सिचुएशन अब हो चुकी है टामा टोंगा की भी। तो उनके बारे में ये पता चला है कि कुछ टाइम के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से ऑफ होने वाले, क्योंकि उनको कोई तो सर्जरी होगी। अभी एग्जैक्टली कोई क्लैरिटी नहीं है वो किसके बारे में है क्या है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टामा टोंगा और टोंगा लोआ को अब ये कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ब्लड लाइन तो बची नहीं, तो वापस सोलो सिकोवा का ही इंपैक्ट नहीं फील हो रहा। तो बाकी ये सुपरस्टार्स आएंगे तो क्या होगा। हाँ, जेकब फार्टो के लिए बढ़िया हो गया बस, क्योंकि वो बंदा बन चुका है यूएस चैंपियन, जो हमने देखा था एलन नाइट को हरा के सिंगल्स मैच में। उन्होंने अपना फर्स्ट टाइटल कैप्चर किया, वो भी रेसलमेनिया की स्टेज में। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को हमने देखा रेसलमेनिया में अपनी बियर को ऐसे मारते हुए पीते हुए। भाई ऐसा लग रहा है बंदा बैक स्टेज से ही सेट होके आया था। इसने तो बिल्कुल कांड ही कर दिया। एक चीज तो हमने वो
टीवी पे ही देख ली थी अपने, जो उन्होंने बैरिकेड पे जाके ठोक दिया था, वहां पे एक जो लेडी है, यंग लेडी, वो गिर जाती है और लोग उसको भी बोल रहे हैं कि अच्छा ये लग रहा है ज्यादा ड्रामे कर रही है, इतनी जोर से तो उसको लगी नहीं थी। और जो भी है, आई थिंक कई बार फैंस ऐसा कर देते हैं क्योंकि उनको फिर लगता है कि हम इससे पैसे वैसे ऐंठ सकते हैं, बट देख के तो लगा ठोकी तो उन्होंने जोर से ही थी। लेकिन एंट्रेंस से पहले ही भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रैंप पर चढ़ना था रेसलमेनिया के, वो बंदा पता नहीं कहां साइड में जाके चला गया। और सोचो भाई कितना खतरनाक इंसिडेंट भी हो सकता था अगर वो उस बाइक से जो अपनी आए थे, 4 पहिया वाली जो बाइक से आए थे, क्वाड बाइक से आए थे, अगर वो गिर जाते वहां ऊपर से, भाई सोचो क्या क्या हो सकता था। क्योंकि बंदा तो पूरा लग रहा है देख के कि वो सेट होके ही आया था अंदर से ही पहले कि यार मैं तो पहले ही मूड बना के जाऊंगा, तो बस बच गई डब्ल्यूडब्ल्यू। और ऐसे मूड के साथ ऑब्वियसली अगर उनको मेन इवेंट के अंदर इन्वॉल्व कर देते तो भाई फिर वहां से सिचुएशन कहां जा सकती थी। और आई थिंक ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि जब रॉक आने नहीं वाला था, उन्होंने लगा स्टोन कोल्ड जाया है, अगर तुझे बैग से सेट होना भी है तो हो सकता है, क्योंकि वैसे भी तेरा कोई बहुत बड़ा रोल रेसलमेनिया के अंदर तो नहीं होने वाला। रेसलमेनिया के बाद के डब्ल्यूडब्ल्यू के काफी सारे शोज अनाउंस हो चुके हैं, एक एक करके आपको मैं सारे बताता हूँ। मनी इन द बैंक 7 जून को होने वाला है और ये अनाउंस हो चुका है। इसमें पोस्टर भी देखो, लॉस एंजलिस का है, तो पूरी इन्होंने वैसी वाली वाइब दी है। इसके अलावा सैन डिएगो से सर्वाइवर सीरीज की डेट भी पता चल चुकी है, जो कि है 29 नवंबर की। और पिछले कुछ टाइम में जितने बड़े सर्वाइवर सीरीज के शोज हो रहे हैं, आई थिंक इससे भी हम अच्छी खासी जो उम्मीदें हैं वो लगा सकते हैं। ट्रिपल ए प्रमोशन को खरीद लिया है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने, और ये बहुत बड़ी डील है क्योंकि इसीलिए आप देख रहे हो ना एल ग्रांडे अमेरिकानो वाली स्टोरी लाइन, ये जिस तरीके से लूचा सुपरस्टार्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू आई थिंक बहुत सारे टैलेंट्स को वहां से रिक्रूट भी करने वाली है, और क्योंकि अब उनका प्रमोशन ही बन खरीद लिया है बेसिकली, ये समझ लो आप। कोलैबोरेशन में एक वर्ल्ड्स कोलाइड करके शो भी निकाला है लॉस एंजलिस, और ये वाला शो ये मनी इन द बैंक के वाले दिन पे ही है, मतलब एनएक्सटी के साथ मिलकर इसको कोलैबोरेट करेंगे। और एक और अक्टूबर महीने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो निकाल दिया है अपना, नाम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसका नाम है डब्ल्यूडब्ल्यू टेकओवर पर्थ। और ये पूरा जॉन सीना के अराउंड बिल्ड किया जा रहा है कि ये लास्ट मैच होने वाला है जॉन सीना का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसका नेम बहुत अलग है, डब्ल्यूडब्ल्यू टेकओवर पर्थ। कुछ ज्यादा अक्टूबर पता चला, डेट अभी इसकी पता नहीं लगी है, लेकिन काफी डार्क थीम जैसा है कुछ लग रहा है। और जैसे जॉन सीना का भी कैरेक्टर चल रहा है, ऐसा कुछ तो लग रहा है कि बहुत स्पेशल प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का वहां पे जाके करने का, क्योंकि जिन इंटरनेशनल क्राउड को डब्ल्यूडब्ल्यू सबसे ज्यादा भाव देती है उसमें से एक नाम ऑस्ट्रेलिया के क्राउड का भी है, तो फिर शायद आप कुछ बड़े ही परफॉर्मेंस जॉन सीना की वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सोचने वाली बात तो ये भी होगी कि तब तक जॉन सीना किस तरीके के सुपरस्टार बन चुके होंगे। एंड यस, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वो तब तक रहेंगे या फिर उनका टाइटल भी जा सकता, तो वो भी एक चीज होगी उस टाइम पे देखने के लिए। कैथी कैली के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज हमको पता चली है, और सबसे ज्यादा गुस्सा या फिर पिस ऑफ होंगी ये चीज देख के समैंथा इरविन, क्योंकि कैथी कैली ने परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन करना शुरू कर दिया है। उनका एक मैनेजर काइंड ऑफ रोल आपको बहुत जल्दी दिख सकता है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स में है कैथी कैली। वैसे सही बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैथी कैली को मैं बैक स्टेज इंटरव्यूअर या फिर वो रिपोर्टिंग करने के अलावा कुछ करते हुए देखूंगा, लेकिन आई थिंक अब यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू ने पैटर्न सा भी बनाना शुरू कर दिया कि कोई सुपर किसी एक बंदे को लेके आओ जो कि बहुत अच्छा एंटरटेनर, मतलब अच्छा रिपोर्टर हो और ऐसे अच्छे से होस्ट कर सके, एंड देन जब वो इतना पॉपुलर हो जाए तो उसको स्टोरी लाइन के अंदर यूज कर लो, ताकि फिर किसी एक नए और बंदे या फिर बंदी की आने के जो चांसेस हैं, जो संभावनाएं वो बढ़ जाएं। समैंथा इरविन वैसे गई इसीलिए थी डब्ल्यूडब्ल्यू से क्योंकि उनको चाहिए था कोई रोल, अब उनको तो मिला नहीं, लेकिन शायद कैथी कैली को थोड़े टाइम तक रुकने के लिए फायदा मिल गया, और शायद वो चीज बहुत जल्दी आपको दिख भी सकती है। देखते हैं उस टाइम पे समैंथा इरविन अगर इसके ऊपर कुछ रिएक्ट करती है फिर नहीं, क्योंकि उनका जो एक मेन रीजन था डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने का वो यही था। चलो समैंथा इरविन तो गई डब्ल्यूडब्ल्यू से, लेकिन एक बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में आया है जिसका नाम है रूसेव, और ये कंफर्म हो चुका है कि रूसेव अकेले नहीं बल्कि लाना के साथ आए। लेजेंड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया, और डिटेल ये भी पता चली है कि 2 साल का उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 2 साल तक तो अभी रूसेव कहीं नहीं जाने वाले। और ये 2 साल वाली डेट, ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा अलग लगा मुझे, क्योंकि या तो डब्ल्यूडब्ल्यू 3 साल का करती है या फिर सीधा 5 साल का करती है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है अभी कि रूसेव के साथ चलो करके देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट, कितना बंदा चलता है फिर नहीं, तो उस हिसाब से देखते हैं रूसेव का ग्रोथ या फिर आगे करियर ग्राफ कैसा जाने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ पहले वाले रूसेव की तरह ही लेके आना प्रेजेंटेशन, अभी कुछ कुछ सिमिलर है बट थोड़ा और विध्वंसक अगर रूसेव होगा तो मजा आएगा। डोमिनिक मिस्टीरियो के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद आपने देखा ही होगा कि कैसे क्राउड का जो सपोर्ट है उनके लिए वो पूरी तरीके से बदल चुका है, मतलब जो रिएक्शन है वो बदल चुका है। सारे लोग उनको सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, और एक फैन की बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी भी आई है कि अब तक जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो को नेगेटिव रिएक्शन मिला ना और उसकी वजह से वो बोल नहीं पाता था, सोचो अब अगर ऐसा हो जाए कि लोग उनको इतना ज्यादा चीयर कर रहे हैं कि बंदे को अब भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लाइन बन सकती है। और इसमें ये भी मिक्स में आप देखना कि लिव मॉर्गन भी हैं, तो अब तो लिव मॉर्गन को भी क्या ऑटोमेटिक वैसा चीयर मिलने लगेगा, क्योंकि लोगों ने अब इस टाइम पर अप्रिशिएट करना ये तो पूरी तरीके से शुरू कर दिया है कि डोमिनिक एक तगड़ा परफॉर्मर है। तो अगर वो चीज को वो स्टोरी लाइन में भी लेके आ जाए तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है, क्योंकि ऐसा रिएक्शन किसी को नहीं मिला था जैसा डोमिनिक
डोमिनिक मिस्टीरियो को पिछले इतने कुछ सालों में मिला है, और अगर अब उनको सपोर्ट मिल जाता है तो फिर शायद वैसा रिएक्शन भी किसी को मिलेगा नहीं। और कहाँ हमको ऐसे लगता था कि यार रे मिस्टीरियो के हमेशा छाया में ही कहीं ना कहीं उसी के मतलब शैडो में छुपा रह जाएगा डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन बंदे ने यार कुछ गजब का काम करके तो दिखा दिया है, बात माननी पड़ेगी। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में चलो बात कर लेते हैं, और बात क्या कर लेते हैं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको रिटायर कर दिया है। अब इस पॉइंट पे ये एक एक्टिव डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्ल्ड टाइटल है ही नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वेबसाइट पर इसको ऐसे लिस्ट कर दिया, और वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को हटाया नहीं है यहाँ से। जो यूनिवर्सल चैंपियंस को उन्होंने फीचर किया अपने इस बैनर में, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी हैं। और ये वही बात है ना कि जब ऐसा लगता है कि सुपरस्टार किसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई इरेज करती है तो फिर वैसे उनको लेके नहीं आते। तो अगर यहाँ से फिर से वो प्रूव होता है कि नहीं भाई, अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को कंसिडर तो किया हुआ है। और बार बार मुझे वो ट्रिपल एच का वो इंटरव्यू याद आता है, कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर तो बस घर में बैठा हुआ है। उन्होंने रिएक्ट ऐसे किया कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है ब्रॉक लेसनर या फिर इस पूरी सिचुएशन में। बट खैर ये तो आने वाला टाइम बताएगा। वैसे भी अभी ये जो स्टोरी लाइन है आगे पॉल हेमन गाइस वाली, वो क्या पता किस डायरेक्शन में जा सकती है, उसके बारे में कुछ हम खुल के बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको आगे जाके बना दे। और लास्ट में सेथ रॉलिंस की उस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो कि मंडे नाइट रॉ के ठीक बाद आती है। तो भाई यहाँ पे 2 सेंटेंस बोले सेथ रॉलिंस ने, जिसने मुझे उनके पूरे वो आर्किटेक्ट वाली वो भागते हुए सेथ रॉलिंस की याद दिला दी। कहते हैं वी कंट्रोल एवरीथिंग, आई कंट्रोल एवरीथिंग, ऐसे करके वो बोलते हैं कि हम सारी चीजें चला रहे हैं, रिमेंबर दैट। तो ये अब बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाली है रोमन रेंस एंड सीएम पंक को। और बाकी कल वाली वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया था कि पॉसिबली ये बढ़ सकता है बैकलैश के एक टैग टीम मैच की तरफ। भाई रोमन रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है। पॉल हेवन भी गया, उससे पहले उसकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी गई, ब्लड लाइन भी चली गई, और अब उसके सामने फिर से वही सिचुएशन है जो कि सिमिलर उसने अथॉरिटी वाले टाइम में भी फेस करी थी। बट इस बार जो नाम है, जो तौर तरीके हैं, डेफिनेटली वो डिफरेंट होने वाले हैं। और यहां तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो भाई, तो बिना लाइक किए तो बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड ऐसे मस्त कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।